Before learning the new topics, we will discuss the few 1 mark questions on the topic that we have already done. Okay, the first question is, in case of admission of partner, all existing partners always sacrifice. Is it true or false? क्वेश्चन का मतलब है कि इन द केस जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है, तो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, जो ऑलरेडी फर्म के पार्टनर्स होते हैं, क्या वो सबके सब अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं? इज इट ट्रू और फॉल्स? द आंसर विल बी फॉल्स, बिकॉज sometimes one or more existing partners can gain also, or no change in profit sharing ratios of one or more partners. इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि कई बार एक या एक से ज़्यादा पार्टनर आपके गेन करें, और ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा पार्टनर्स के कोई चेंज हो ना उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो पहले थी वो ही न्यू पार्टनर के आने के बाद हो. तो आंसर विल बी फॉल्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at the time of admission of partner, the partnership firm is dissolved. Is it true or false? क्वेश्चन में कि पूछ रहा है वो, जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, जब पार्टनर का एडमिशन होता है, तब जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है, क्या वो डिसॉल्व हो जाती है, क्या वो खत्म हो जाती है? आंसर विल बी फॉल्स, बिकॉज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड. वो कह रहा है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर जो पार्टनरशिप होती है, जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, उनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है और वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ना कि पार्टनरशिप फर्म. क्वेश्चन में पार्टनरशिप फर्म पूछा था, ठीक है, बट अगर इधर लिखा होता पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, तो आंसर हो जाता ट्रू. ठीक है, द वर्ड फर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the Partnership Act 1932, a new partner can be admitted into the firm only with the consent of the most senior partner, with the consent of any one partner, with the consent of all the existing partners unless otherwise agreed upon, or with the consent of a new partner. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो आपका न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो फर्म में तभी आएगा जब सीनियर पार्टनर हाँ बोलेगा, या सेकंड में बोल रहा है कि क्या कोई भी पार्टनर हाँ बोल दे. थर्ड में ऑप्शन है आपका, सब पार्टनर जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनकी कंसेंट के साथ वो आएगा, या ऑलरेडी पहले से उन्होंने कुछ और डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, या विद द कंसेंट ऑफ न्यू पार्टनर. तो आपका आंसर होगा सी, with the consent of all the existing partners unless otherwise agreed upon. Next question is, which of the following statement is false in case of the admission of a new partner? जो अभी नीचे दी गई, नीचे हम आपको स्टेटमेंट दिखाएंगे, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है इन केस ऑफ न्यू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर? फर्स्ट आता है, विद द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड. जब न्यू पार्टनर मेरी फर्म में आता है, तो जो मेरी पार्टनरशिप होती है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, दोबारा से बनती है. बी, विद द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अ न्यू एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू कैरी ऑन द बिजनेस टू ऑफ द फर्म. ठीक है, विद द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के आने से एक न्यू एग्रीमेंट एंटर्ड होता है, ठीक है, बिजनेस को कैरी करने के लिए. For the right to share the super profit, new partner is required to contribute capital in cash or in hand. जो सुपर प्रॉफिट होता है मेरी फर्म का, उसमें अपना भागीदारी करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए जो मेरा न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आता है कैश में. नेक्स्ट, उसके अंदर बी सी में इन हैंड नहीं आएगा, इन काइंड आएगा, देयर इज सम मिसप्रिंटिंग. ठीक है, ओके. डी पार्ट है, अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स टू मेन राइट्स इन द फर्म. ठीक है, और जो न्यूली पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, उसको 2 मेन राइट्स मिलते हैं फर्म में. ठीक है, तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट मेरी गलत है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर? द स्टेटमेंट विल बी सी, बिकॉज फॉर द राइट टू शेयर द सुपर प्रॉफिट पार्टनर क्या लेकर आता है? प्रीमियम लेकर आता है, ना कि कैपिटल लेकर आता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इज न्यू पार्टनर लायबल फॉर एनी डेट्स इंकर्ड बाय द फर्म बिफोर ही बिकेम न्यू पार्टनर? इज इट ट्रू और फॉल्स? वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मेरा न्यू पार्टनर है वो क्या किसी भी डेप्ट के लिए, ठीक है, जो भी मेरी फर्म ने, ठीक है, उधार ले रखा है, उसके पार्टनर बनने से पहले क्या वो उसके लिए लायबल है या नहीं है? हमारा आंसर होगा फॉल्स, because according to section 31 of Indian Partnership Act 1932, new partner is liable for the debts incurred after his admission.
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग हमारा न्यू पार्टनर उन्हीं डेब्ट्स के लिए लायबल होगा जो उसकी पार्टनरशिप के बाद हुई है, ठीक है, जो उससे बट नॉट लायबल फॉर एनी डेब्ट्स इनकर्ड बाय द फर्म बिफोर ही बिकेम न्यू पार्टनर, ठीक है, और किसी भी डेब्ट के लिए जो उसके एडमिशन से पहले हुई है वो उसके लिए लायबल नहीं होगा एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है, फॉलोइंग कंडीशंस है उनके अलावा उसमें वो माना जाएगा लायबल। फर्स्ट कंडीशन, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज्यूम द लाइबिलिटी टू पे द डेट। जो न्यू फर्म बनकर आ रही है, न्यू पार्टनरशिप बनी है उनकी, ठीक है, वो एज्यूम करती है कि लाइबिलिटी टू पे द डेट। या सेकंड, द क्रेडिटर्स हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज देयर डेटर एंड डिस्चार्ज द ओल्ड फर्म लाइबिलिटी। अगर ये दो केसेस हैं तब जो मेरा न्यू पार्टनर हुआ है वो लाइबल होगा डेट्स को इनकर्ट करने के लिए, अदरवाइज मेरा आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द राइट एक्वायर्ड बाय अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, कौन से दो राइट्स होते हैं मेरे पार्टनर के, कौन से होते हैं, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, फर्म का प्रॉफिट शेयर करना, और राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, मेरे जो फर्म की एसेट्स है उसके अंदर उसका राइट होता है। तो आपके जो ये 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 1 मार्क में आपका एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अभी हमने जब लास्ट क्लास जब हुई थी, जब लास्ट टॉपिक हमने करा था उसके अंदर हमने क्या करा था, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास वैल्यूएशन एंड द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल।